हाँ, तो नमस्कार जी, वापस से आपसे स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग को पता होना चाहिए, आज है 2 सितंबर और आज ही के दिन हम लोग लेकर के आने वाले थे बिहार बोर्ड के कक्षा 10वीं में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए, जो अपना बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं 2025 में, उनके लिए मंथन क्यूबी सीरीज़ हम लोग आने वाले थे, जिसका आज पहला दिन होने वाला है, जिसमें हम लोग मैथ चैप्टर पढ़ेंगे। और मैथ चैप्टर में आपका चैप्टर 1 जो है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, उसका 2011 से लेकर के 2024 तक पूछेगा ऑल सब्जेक्टिव का हम कवर करने वाले हैं। यदि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी तक बिहार मैट्रिक का परीक्षा देने के लिए, तो हम यह आशा करते हैं, हम ये आपको भरोसा दिलाते हैं कि आप इस मंथन की भी सीरीज को पूरा देखते हैं तो आपको 50% तैयारी आपके एग्ज़ाम के लिए हो जाएगा और 90% तैयारी के लिए हमारा ऑब्जेक्टिव का जो आने वाला है सीरीज, उसके लिए अभी रेडी रहिएगा। तो इसमें इस सीरीज में आपको हर एक तरह का अब सब्जेक्टिव प्रश्न करवाया जाएगा, जो कि बिहार बोर्ड द्वारा अभी तक पूछा गया है 2011 से लेकर के 2024 तक। और इसमें केवल हम सब्जेक्टिव ही नहीं, प्लस में आपको आपका जो टॉपिक होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट भी इसमें करवाने वाले हैं, ताकि जो बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ा है उन्हें भी यह सरल जानकारी प्राप्त हो सके। तो इस वीडियो को दबा के अपने दोस्तों से शेयर करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आज हमारा पहला डे है। तो पहला डे में तो कम से कम व्यू जाना चाहिए, इसलिए अपने दोस्तों पर बहुत शेयर करें इस वीडियो को। हम लोग फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए, आप लोग का सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट की जैसे बात करें, तो इसमें आपका चैप्टर का नाम क्या है? तो आपका चैप्टर का नाम है रियल नंबर। रियल नंबर को हम लोग हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या का मतलब कि वैसी संख्या जो वास्तव में होती हैं, उन्हें हम वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तव में कहने का तात्पर्य आप लोग का जो रियल में हो, जिसका गणना आप लोग कर सकते हैं, जिससे आप कुछ भी काम कर सकते हैं। तो यह संख्या जो होते हैं, पहले आपको यह जब देखिएगा रियल नंबर को, तो रियल नंबर में दो चीज़ आता है। एक तो आपका रियल मतलब वास्तविक, और दूसरा आता है संख्या यानी कि नंबर। तो सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं यह संख्या आप लोग का क्या होता है। तो चलिए एक पेज निकले, आपको सारा बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं संख्या के बारे में कि यह संख्या होता क्या है। संख्या तो आपको पता होना चाहिए कि गिनती की जो भी जिसके माध्यम से हम पढ़ लिख पाते हैं, हम उसे संख्या कहते हैं। इतना जानकारी आप लोग को होना चाहिए कि जिसके माध्यम से हम लोग पढ़ लिख पाते हैं, उसे संख्या कहते हैं। तो इस संख्या को आप लोग कितने भागों में डिवाइड करेंगे, इसको हम लोग जानते हैं। तो संख्या को हम लोग मुख्यतः दो भागों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से भाई? तो संख्या को डिवाइड करने के लिए सबसे पहले आप लोग का रहता है परिमेय वास्तविक संख्या। पहले रहता है वास्तविक संख्या और दूसरा रहता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, काल्पनिक को ही आभासी भी कहा जाता है। जैसा कि आपने साइंस में पढ़ा होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब, मतलब वैसा प्रतिबिंब जिसे हम वास्तव में बना सकते हैं उसे वास्तविक कहते हैं, और जिसे कल्पना केवल कर सकते हैं उसे हम काल्पनिक कहते हैं। तो वास्तविक संख्या में आप लोग का दो भागों में वास्तविक संख्या को बांटा गया है। यह काल्पनिक संख्या यहीं तक सीमित हो जाएगा, इसके बाद इसका कोई पीढ़ी उड़ी नहीं है, परंतु आपका वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया है। चलिए जानते हैं कौन कौन से भागों में बांटा गया है। तो आपका वास्तविक संख्या को बांटने का है, सबसे पहले आप लोग को बांटा गया है परिमेय संख्या में, परिमेय संख्या, और आपका दूसरा नंबर है अपरिमेय संख्या। तो चलिए पहले इतना हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, संख्या तो आप लोग को पता होना चाहिए कि वैसी जिसके माध्यम से हम लोग लिख पढ़ पाते हैं उसे संख्या कहते हैं। संख्या के बारे में आपको जानकारी पता होगा। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो वास्तविक संख्या उन संख्या को कहते हैं जिसे हम वास्तव में पढ़ लिख पाते हैं, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया है, एक है आपका परिमेय संख्या और दूसरा है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या में आप लोग को पता होना चाहिए कि वैसी संख्या जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा, उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। और अपरिमेय संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं और उसे अपरिमेय कहते हैं। और काल्पनिक की हम लोग बात करें
तो काल्पनिक में वैसी संख्या आ जाएंगे जिसका गणना नहीं करना है। इस काल्पनिक के बारे में हम लोग को ज़्यादा जानकारी इस कक्षा में नहीं लेना है, बस उदाहरण 2-3 से देख लीजिए। जैसा कि आप लोग का रूट में -4 इस प्रकार से, वरना रूट में -9, क्योंकि इसमें आप देखिएगा तो रूट 4 तो एक परिमेय संख्या है, परंतु यह जो माइनस लग रहा है इस कारण से यह कल्पना किया गया है, इसलिए यह काल्पनिक संख्या कहलाएगा। तो इतना तक तो आप समझ गए। अब हम लोग अगले सेशन अगला में बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग बात करते हैं अब आगे संख्याओं के बारे में। तो हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या तक पहुंच गए थे। अब इसके अलावा संख्याओं को बहुत भागों में विभाजित किया गया है। चलिए नंबर बारी बारी से जानते हैं। आपका सबसे पहले हम लोग ले लेंगे जो सबसे मेन होता है, सबसे पहले आपका जो खोजा गया है संख्या में वो है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या देखिए, सबसे पहले जो वैज्ञानिकों द्वारा, गणितज्ञों द्वारा संख्या का खोजा गया तो उसमें वह प्रमुख संख्या कौन कौन थी, तो 1, 2, 3 से लेकर आपका अनंत तक। तो उन्होंने सोचा कि यह सब प्रकृति द्वारा प्राप्त है, मतलब यह सब पहले से मौजूद है, यानी कि यह प्राकृत संख्या हुआ। इसका परिभाषा हो जाए कि गिनती की संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक, फिर उसके बाद आपका शून्य का आविष्कार किया गया है आर्यभट्ट द्वारा। हमारे जो बिहार के निवासी थे आर्यभट्ट, उनके द्वारा शून्य का आविष्कार किया गया। तो फिर उसके बाद शून्य जोड़ने के बाद प्राकृत संख्या में लोगों ने कहा कि अब जाके संख्याएं पूर्ण हुई हैं, मतलब कंप्लीट हो गया है, तब जाके पूर्ण संख्या इसका नाम रख दिया गया। प्राकृत संख्या में शून्य को जोड़ करके आपका पूर्ण संख्या नाम रख दिया गया। फिर पूर्ण के बाद भी आपका बहुत सारा संख्या निकला। चलिए उसके बाद क्या कौन सा निकला संख्या, तो आपका फिर तीसरा नंबर पे आपका आया ऋणात्मक, मतलब कि माइनस। तो माइनस जब निकला, -1, -2 इधर में रहता है, फिर 0, 1, 2, 3। तो जब आपका माइनस आया तो लोगों ने कहा कि अब जाके जो अंक हैं, ये सब जो अंक लिखे जाते हैं वह पूर्ण हुए, यानी कि पूर्णांक हो गए, इंटीजर्स हो गए। इंटीजर्स मतलब कि आपका ऋणात्मक और धनात्मक दोनों हैं। तो संख्याएं का बहुत सारा ऐसे ही आगे चलते रहता है। प्रमुख आपका 3 है, उसके अलावा इन्हीं संख्या को अन्य भागों में विभाजित किया गया है। तो उसे देखिएगा आप लोग जब, तो आप लोग सबसे पहले हम लोग जानते हैं सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं, तो सम संख्या वैसी संख्या कहते हैं जो कि 2 से विभाज्य हो। 2 से विभाज्य का मतलब 2 से टेबल में है, 2, 4, 6, 8, 10 एट्सेट्रा, ये सब आ जाएगा आपका सम संख्या में। फिर बात करें हम लोग आपका विषम संख्या। विषम संख्या, तो विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं हो, मतलब कि आपका 1, 3, 5, 7, 9 एट्सेट्रा, इस प्रकार से आपका विषम संख्या हो जाएगा। फिर हम लोग बात करते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का मतलब कि वैसी संख्या जो एक या अपने के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित हो सकती है। जैसे में आप लोग का 6 है, 6 है आपका 2 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा, और अपने से विभाजित होगा, 1 से विभाजित होगा। और फिर बात करें 9, तो 9 भी 3 से विभाजित होगा, 9 खुद से विभाजित होगा, 1 से विभाजित होगा। तो वैसी संख्या को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। और फिर बात करें हम लोग है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में वैसी संख्या जो एक या स्वयं के अलावा और किसी से भाज्य ना हो। जैसे कि आप लोग का सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, जो केवल अपने से भाज्य होगी और किसी से भाज्य नहीं होगी। फिर उसके बाद बात करें हम लोग 3 होगा आपका, फिर 5 होगा आपका, इस प्रकार से आपका होते रहेगा। इसमें एक क्वेश्चन प्रमुख पूछा जाता है भाज्य और अभाज्य में कि क्या एक अभाज्य संख्या है या एक भाज्य संख्या है। तो इसका उत्तर होता है कि एक ना तो भाज्य संख्या होगा और ना ही अभाज्य संख्या होगा। इसके बाद भी आपका एक तरह का संख्या बच जाता है जिसको आपको प्रमुख अध्ययन करना है। इसमें आपका बच जाता है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या होता है भाई, तो वैसी संख्या जिनका HCF यानी कि मसा समापवर्तक 1 हो, उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब कि जैसे कि आप ले लीजिएगा अपना 7 और 8, इस दोनों को जब आप HCF निकालिएगा 7 और 8 का, तो एक बार में 7 कटेगा, यहाँ आपका आ जाएगा 1, 7 बार में ये चल जाएगा, तो यहाँ HCF इसका 1 आया। तो वैसी दो संख्या जिसका महत्तम यानी कि HCF 1 हो, उसे हम
असहभाज्य संख्या कहते हैं, जो कि आपस में अभाज्य नहीं होते हैं, तो इसे हम सहभाज्य संख्या कहेंगे। तो इतना तो आप लोग का मेन कॉन्सेप्ट था, जिसके बारे में आप लोग को पहले पता होना चाहिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आपका जो चैप्टर में दिया गया है उसके माध्यम से आपका सारा जानकारी। तो आप इस चैप्टर में आपको मुख्यतः जो पढ़ना है फार्मूला, ये सब, उस फार्मूला किस चीज़ पे काम आएगा, तो वह आपका काम आने वाला है आपका HCF पे, यानी कि महत्तम समवर्तक पे आपका जो भी फार्मूला इस चैप्टर में दिया गया है वो सब काम आने वाला है। तो बचपन से आप लोगों ने HCF का फार्मूला तो पता ही होगा आप लोग को, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का हम लोग अर्थ जब समझेंगे तो देखिए, हाईएस्ट का मतलब होता है उच्चतम, और कॉमन मतलब सामान्य, और फैक्टर मतलब गुणनखंड। तो जब आप लोग देखिएगा कोई दो ठे आप संख्या लेंगे, उस संख्या में सबसे अधिक जो सबसे बड़ा जो गुणनखंड होगा, जो दोनों में कॉमन होगा, उसे ही हम HCF कहेंगे। इस HCF को निकालने का दो विधि होते हैं। आप लोग का HCF का निकालने का बचपन से दो विधि सीखे होंगे। एक तो आपका होता है गुणनखंड विधि, और आपका दूसरा विधि होता है भाग विधि। तो दो विधियां यहाँ पे आपको पढ़ना है, और दो विधि आपका बचपन से आप पढ़ते भी आ रहे होंगे। तो इसमें गुणनखंड और भाग विधि में कैसे कैसे क्या होता था, चलिए अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो देखिए, आप लोग का यह जो गुणनखंड विधि था, इसमें आप लोग को सबसे पहले दो संख्या लिए जाते थे। हम यहाँ पे दो संख्या लेते हैं, 4 और 18 को हम दो संख्या मान लेते हैं, ठीक। तो गुणनखंड विधि में पहले संख्याओं को तोड़ा जाता था LCM निकाल के। तो 4 को हम लोग 2 × 2 लिख सकते हैं, और 18 को हम लोग लिख सकते हैं 3 6 3 9 और 9 दूनी 18, ठीक। और फिर उसके बाद हम लोग दोनों में देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या जो दोनों में समान हो। तो आप देखिएगा इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, यानी कि इसका HCF 2 आ जाएगा। तो जैसा कि हमने परिभाषा ही बताया था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो अधिकतम फैक्टर होगा आपको कॉमन सामान्य फैक्टर, 2 यहाँ पे अधिकतम है इन दोनों में, तो आपका HCF इसका 2 आ जाएगा। जब आप भाग विधि से हल करिएगा, तो भाग विधि से हम लोग इस प्रकार से हल करते थे, भागा निकाल के, तो 4 × 16 हो जाएगा आपका, फिर 2, फिर 4, और फिर 2 बार में 4 आपका कट जाएगा। तो यहाँ पे जो आता था आपका 2 यहाँ पे भी आपका HCF आ रहा है। तो आशा करते हैं कि आपको HCF तो आता ही होगा पहले ही से, आपको थोड़ा सा रिवीजन हो गया होगा। अब हम लोग मेन मुद्दा पे आते हैं, जो कि इस चैप्टर का आपका मेन टॉपिक है, उस पे आते हैं। तो इस चैप्टर में आप लोग को प्रमुख HCF से रिलेटेड ही एक टॉपिक पढ़ना है, जिस टॉपिक का नाम है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका है क्या? तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका आप जो HCF बनाए थे, बस उसी पर आधारित एक परिमेय है, जो कि यूक्लिड ने दिया था। इस परिमेय में आपका होता क्या है, परिमेय क्या होता है, पहले परिमेय होता है A = BQ + R। यहाँ पे आपका फॉर्मूला यही रहता है यूक्लिड विभाजन परिमेय का, जिसमें आपका A और B जो है, ये जो आपका HCF में दो संख्या दी जाती हैं, जैसा कि अभी हम लोग आपको एग्जांपल दिए थे 4 और 18 का। तो इसमें आपका जो बड़ी संख्या होती है 18 जो है, यह हो जाएगा आपका A, और जो छोटी संख्या 4 है, यह हो जाएगा आपका B। तो यही आपका रहता है मुख्यतः इसमें। तो इसको मिटा देते हैं हम लोग आपके लिए। हाँ, तो आप लोग का A और B तो समझ में आ गया होगा, और Q और R क्या है? तो R तो आप लोग को पता होना चाहिए, रिमाइंडर यानी कि शेष। आप जो भागा देते हैं, जैसे कि 4 और 18 को हम लोग जो भागा देंगे 4 और 18 को, तो ये 4 बार में 16 कटेगा 2 बार में, तो यहाँ पे 2 जो होगा यह इसका हो जाएगा शेष, यानी कि रिमाइंडर R, ठीक। और यह Q क्या है? तो Q का मतलब आप लोग को पता होना चाहिए कि क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन का Q का मतलब आप लोग का जो भागफल होता है वो हो जाएगा, मतलब कि यहाँ वाला चीज़। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। लेकिन यह जो A = BQ + R फार्मूला है, यह एक फार्मूला आपको इसको बैठाने के लिए अपना एथी करना ही पड़ेगा, पहले भागा निकालना ही पड़ेगा। यूक्लिड ने केवल इसी प्रकार से अपना परिमेय दे दिया गया है कि इसी से निकाल सकते हैं। तो चलिए कैसे ये उपयोग होता है हम फटाफट से आपको बतला देते हैं।
तो देखिए आप लोग को ये जो यूक्लिड विभाजन परिमेय है इसको पहले जान लेते हैं। यह आपको होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर यूक्लिड विभाजन परिमेय का होता है। ठीक, इसको सिद्ध करने के लिए आपको दो संख्या हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं। कौन सी संख्या लें? चलिए वही संख्या लेते हैं 4 और 18। ठीक, इसी को हम लोग ले लेते हैं। तो इसको जब आप लोग भागा दीजिएगा, एचसीएफ निकालिएगा, तो खुद से आप लोग एचसीएफ पहले निकाल लीजिएगा रफ में। 4 बार में 16 आपका हो जाएगा 2, 4 बार में 2 टेबल में कट गया तो आपका यहाँ पे एचसीएफ 2 आ जाएगा। अब आपको लिखना किस प्रकार से है? तो जैसा कि हमने बताया जो ए होता है यह बड़ी संख्या होता है। इसमें जो बड़ी संख्या दिया गया है वह ए होता है। तो बड़ी संख्या आपका 18 है, तो आप लिखिएगा 18 बराबर बी छोटी संख्या है, छोटी संख्या 4 है आपका, 4 इंटू क्यू, यहाँ पे इंटू छुपा हुआ है। फिर हमने क्यू आपको कौन सा बताया? तो क्यू आपका इसको बताया क्वेश्चन को, तो आपको क्वेश्चन लिख दीजिएगा प्लस आपका आर क्या हो जाएगा? आर आपका 2 हो जाएगा। ठीक, तो इतना एक स्टेप आपने लिख लिया। ठीक, और फिर नया स्टेप शुरू होगा। तो नया स्टेप में आपका बड़ी संख्या हो जाएगा 4 हो जाएगा बड़ी संख्या। यहाँ वाला जो चीज़ रहता है वही यहाँ पे आ जाता है। तो 4 बराबर फिर आपका किससे भागा दिए हैं आप? तो 2 से भागा दिए हैं। भाई यहाँ वाला चीज़ आपका यहाँ आ जाएगा। 2 इंटू कितने बार में भागा दिए हैं आप लोग? तो 2 बार में भागा दिए हैं। 2 प्लस और क्वेश्चन आपका 0 हो गया। तो जब यहाँ पे क्वेश्चन आपका 0 हो जाएगा तो यहाँ पे जो चीज़ होगा वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा एचसीएफ बनाना चाहिए। तो चलिए अब अगले कॉन्सेप्ट पर हम लोग बढ़ते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी 15 मिनट का वीडियो हो गया है। अभी आप लोग का बहुत कॉन्सेप्ट बाकी है और हमने अभी तक आपको ये बताया नहीं है कि आप लोग का ये जो चैप्टर 1 है, इस चैप्टर 1 में कुल कितने सब्जेक्टिव आज तक पूछे गए हैं 2011 से 2024 तक। तो सब्जेक्टिव की बात करें तो आप लोग का टोटल 49 सब्जेक्टिव पूछा गया, मतलब अप्रॉक्स 50। तो 50 तो हम लोग कवर नहीं कर सकते हैं, परंतु आप लोग का हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर दें। तो चलिए फटाफट से हम अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला जो कॉन्सेप्ट क्या है कह रहा है, तो आपका अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? तो अभाज्य हम अगला कॉन्सेप्ट डालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य का तो मतलब आपको पता होना, हमने अभी आपको बतलाया कि जो संख्या है जो किसी और से भाज्य ना हो उसे हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड को अभाज्य को हम लोग गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो ये आपका अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। तो इसका मुख्य आपको समझना यही है कि आप लोग दो संख्या आप लोग को दिया गया है, जैसा कि हम लोग क्या लेते हैं 4 और 16 ले लेते हैं। ठीक, दो संख्या ले लेते हैं हम लोग। तो दो संख्या जब आप ले लीजिएगा तो इसको आपको कह देगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करना है। तो दोनों का आप लोग को पहले तोड़ लेना है। तोड़िएगा कैसे? तो 2 इंटू 2 में टूट जाएगा आप लोग का। फिर यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, इस प्रकार से टूट जाएगा। अब आप लोग को कॉमन देख लेना है, तो यहाँ पे 2 कॉमन है और 2 कॉमन है। तो आप लोग का एचसीएफ बराबर आ जाएगा 2 इंटू 2 यानी कि 2। ठीक, तो एचसीएफ तो आप लोग का 4 आ जाएगा, दोनों में कॉमन हो जाएगा 4 अंक। और एलसीएम की बात करें हम लोग, तो एलसीएम आप लोग को किस प्रकार से देखना है? तो आप देखिएगा, जो देखेंगे तो 2 यहाँ पे कॉमन है, तो इन दोनों में से केवल 1 2 लिया आएगा, यानी 2 यहाँ से 1 थे और यहाँ से 1 थे, 2 ठो, फिर 3 और 4 थे, 2 लिया आएगा, 2 पे पावर 4, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 आप लोग का हो जाएगा यहाँ पे एलसीएम। इस प्रकार से आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अपना निकाल लेना है। फिर हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि समय हम लोग बताया हम लोग का समय थोड़ा कम है। तो अब आप लोग का है धनात्मक पूर्णांक का एक है कि दो संख्या आप लोग को दिया रहेगा a इंटू बी, तो दो संख्या का गुणनखंड बराबर उनका एलसीएम जो होता है इंटू एचसीएफ होता है। इस प्रश्न का आपको दिया कैसे जाएगा? तो आप लोग को दो संख्या का गुणनखंड दे दिया जाएगा, जैसा कि कोई भी दो संख्या होगा उसका गुणनखंड आपको दे दिया जाएगा और उसका एलसीएम और एचसीएफ में से कोई एक दिया जाएगा। तो उसको आप लोग को भागा दे करके शांति से बना लेना है।
a इंटू यहाँ पे यहाँ 2 संख्या है, यही आपका एक फॉर्मूला होता है। तो मुख्यतः तो यहीं पे यहाँ पे यही है। फिर आपका √2 ये सब सिद्ध करना है, जो कि आपको क्वेश्चन में ही पूछा गया है, तो आगे हम लोग आपको बता देंगे। तो मेन आपका कॉन्सेप्ट जो है यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब हम लोग आप लोग को 2011 से लेकर के 2024 तक पूछे गए हर एक प्रश्नों का उत्तर करवाते हैं। उससे पहले एक आपका भी कॉन्सेप्ट छूट रहा है, छोटा सा कॉन्सेप्ट हम आपको यह भी बतला देते हैं। देखिए, आपको कहा जाएगा कि कोई संख्या दिया गया है, p/q में कोई संख्या दिया गया है, तो आपको बतलाना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत। अब ये शांत या अशांत क्या होता है, तो देखिए जब आप भाग दीजिएगा तो आंसर कुछ इस प्रकार से आता है 1 + 2 पे बार, तो यह आपका शांत हो जाएगा। और जब आपका आंसर इस प्रकार से 1 + 1 2 1 2 1 2, तो यह भी आपका शांत हो जाएगा, क्योंकि 1 2 पे बार हो जाएगा। लेकिन 1 + 2 1 2 1 1 2 1 1 में संख्या चेंज रहेगी, तो यह आपका अशांत हो जाएगा। तो आप लोग को कहा देगा कि बिना लंबा भाग देना दिया आप लोग को बतलाना है कि संख्या जो है शांत है कि अशांत है, आपको बताना है। तो आपको सिंपली q, यदि आप q को देख लीजिएगा, q बराबर 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के रूप में होगा, तो यह संख्या शांत होगी। अब यह क्या है, तो चलिए आपको एक एग्जाम्पल से हम लोग बतलाते हैं। तो हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं आपको कि 4 नहीं 2/16 ले लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग को जो कटेगा कटा लेना है, यानी 1/8 आ जाएगा। और 8 को जब आप तोड़िएगा तो यह 2 पे पावर 3 आ जाएगा। तो आप 2 पे पावर m के रूप में है यहाँ पे, तो यह संख्या शांत हो जाएगी। 5 रहे या ना रहे, 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या आ जाता है तो यह अशांत हो जाएगा। यही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बचा हुआ था। चलिए अब आप लोग को क्वेश्चन बैंक सीरीज करवाते हैं। तो देखिए सब, चलिए शुरू करते हैं। अब आप लोग का जो सबसे पहले हम लोग शुरू करने वाले हैं आप लोग का 2011 ए का। ए यहाँ पे इसलिए लिखा जाता है, आपका पता होना चाहिए कि बिहार बोर्ड द्वारा कुल 10 तरह का प्रश्न पत्र जारी किया जाता है, जिसमें 10 का अलग अलग कोड रहता है। ए से लेकर के जे तक 10 क्वेश्चन पेपर होते हैं, तो ए ही मुख्यतः होता है। तो हम लोग 2011 का सारा क्वेश्चन को इस चैप्टर से रिलेटेड देखने वाला। चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग का यहाँ पे आ गया है 11 का सभी क्वेश्चन। कुल 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर से 2011 में। पहला है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का मसा ज्ञात करें और उनका लसा भी ज्ञात करें। दूसरा, लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा बताएं कि 7 प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। 80 प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक होता है, हम क्वेश्चन को एक बार मिला लेते हैं। यहाँ पे आपका 7/80 का दशमलव प्रसार पूछा जा रहा है कि शांत है या अशांत, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा बताना है। और √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध करना है। तो 3 तरह का यहाँ पे प्रश्न दिया गया है। तो चलिए हम लोग फटाफट से सभी प्रश्नों का हल कर लेते हैं आप लोग के सामने ही। तो सबसे पहले आप लोग का पहला प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न क्या कर रहा है आप लोग का कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 तथा 404 का मस तथा लस ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि हमने बतलाया था कि आप लोग को एलसीएम पहले निकाल लेना होगा साइड में। 96 का जब आप एलसीएम निकालिएगा तो यह 2 बार में जाएगा 4, 48 बार में, फिर आपका 2 बार में जाएगा 24 बार में, फिर 12 बार में, फिर 2 बार में 6 बार में, 2 के डबल में 3 बार में, यानी कि 2 आपका 5 बार, 3 1 बार। तो 96 यहाँ पे लिख के आप बराबर में लिख दीजिएगा 2 1 2 3 4 5 बार 2 और 1 बार 3। ठीक, यह इसका हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड। फिर अब 404 का करना है, तो 404 लिख दीजिएगा। और 404 का जब आप एलसीएम करिएगा तो यह आ जाएगा 2 × 2 2 दूनी 4 और × 101। यही आपका हो जाएगा गुणनखंड कितना का, तो 404 का। अब आप लोग को देखना है एचसीएफ निकालने के लिए हमने बतलाया था कि दोनों में जो कॉमन है उस चीज़ को देखना है। तो यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है, यानी कि 2 × 2 = 4 आपका हो जाएगा, इसका एचसीएफ आंसर हो जाएगा। ठीक, और फिर जब हम बात कर लेते हैं, इधर इरेज कर लेते हैं। अब आप लोग का एलसीएम की बात करें हम लोग एलसीएम की, तो एलसीएम को हमने बतलाया था कि जो कॉमन हो गया उसे एक बार जोड़ना है, बाकी सबको पूरा गुना करना है। तो यहाँ पर 2 × 2 हो जाएगा आप लोग का, तो यहाँ लिखिएगा 2 × 2 ×
फिर उसके बाद 1 2 3, 3 बार 2 2 2 2, फिर इंटू 3 इंटू 101। तो आप जब गुना करिएगा इसको तो आपका 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 फिर 100, फिर यहाँ 96 है, 96 आपका आ जाएगा एलसीएम 96, 96 आंसर। तो इस प्रकार से आपका इस पहला प्रश्न का उत्तर निकलने वाला है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा किस प्रकार से आपको हल करना है इस प्रश्न का। तो आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसका अगला प्रश्न क्या कर रहा है इसको देखते हैं। आप लोग का अगला प्रश्न जो कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा आप लोग को बताना है कि 7/80 का दशमलव प्रसार कैसा है। तो चलिए इस प्रश्न का हल भी हम लोग जान लेते हैं फटाफट से। तो आप लोग का प्रश्न संख्या 2 है 2011 में का प्रश्न संख्या 2। आप लोग को बताना है कि 7/80 है इसका दशमलव प्रसार। तो पहले तो आपको 80 को तोड़ लेना होगा। 80 का जब आप लोग भागा दीजिएगा तो यह होगा 40, ये हो जाएगा 20, फिर हो जाएगा 10 और फिर हो जाएगा 5। तो आप लोग का आ जाएगा 2 पे पावर 4 और 5 पे पावर 1। तो यहाँ लिख दीजिएगा 7 पे 2 पे पावर 5 इंटू 5 पावर 1। तो हमने जैसा कि आपको बताया था कि आपका Q है वह 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के रूप में आना चाहिए, जो कि यहाँ पे आ रहा है। तो आप लोग लीजिएगा चूँकि आपका Q इक्वल टू 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n है, इसलिए यह शांत होगा, यह प्रसार शांत होगा आंसर। इस प्रकार से आपको दूसरा प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो आप लोग का तीसरा प्रश्न कर रहा है √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह का प्रश्न आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बिहार बोर्ड इस तरह का प्रश्न जरूर पूछता है, चाहे आपका √2 कर देगा या √3 कर देगा या √3 5 कर देगा या √7 कर देगा। इन चारों में से आपका 2 नंबर में एक प्रश्न फिक्स रहता है सिद्ध करने के लिए। तो यहाँ पे आप लोग को कहा जा रहा है √2 एक परिमेय संख्या आपको सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसको सिद्ध कर लेते हैं। तो प्रश्न संख्या आप लोग का यह था, कितना नंबर प्रश्न संख्या था, चलो मिला लेते हैं हम लोग। तो प्रश्न संख्या आप लोग का तीसरा प्रश्न संख्या कह रहा है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले तो इस तरह के प्रश्नों में हमको मान्यता कर लेना होता है कि √2 एक कैसा संख्या है। तो हम लोग मान लेते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है। चूँकि इसमें यही रहता है नियम कि आपको पहले उल्टा मान लेना है और फिर आपका जो मानना गलती हो जाएगा, यानी कि वह अपरिमेय संख्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो परिमेय संख्या होता है वह उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो √2 बराबर p/q, जहाँ q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक, तो अब क्या करेंगे हम लोग, तो q को इधर भेज देंगे हम लोग। तो q √2 बराबर p। ठीक, अब क्या करना रहता है, तो दोनों पक्षों में हम लोग करेंगे स्क्वायर, दोनों पक्षों में स्क्वायर करेंगे हम स्क्वायर। तो दोनों पक्षों में जब आप स्क्वायर करिएगा तो q√2 का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लोग का रूट कट जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2q का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर। फिर हम इसको नेक्स्ट पेज में ले चलते हैं। तो उतना आप लोग आ रहा था, आप लोग को कितना आ रहा था, तो 2q का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट काम करता है। यहाँ पे आप देखिएगा ये जो 2 है यह इसको भाग देगा, क्योंकि ये गुना में इधर जाएगा तो भागा में आ जाएगा। तो 2p स्क्वायर को भागा दे रहा है। तो एक आपका कॉन्सेप्ट होता है कि जब कोई संख्या स्क्वायर में स्थित संख्या को भाग दे रहा है तो बिना स्क्वायर को भी भाग देगा, यानी कि आपका 2p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो आप लोग का 2p को भी विभाजित करेगा, यह आपका कॉन्सेप्ट रहता है। तो जब आपका 2p को विभाजित करता है तो उसके लिए एक संख्या मानना चाहिए कि कितना बार में आपको विभाजित करेगा। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते ताकि आप लोग को ढंग से समझ में आए।
तो हम लोग लिखेंगे कि पुनः माना कि क्या मान लेंगे हम लोग कि P बराबर 2C। हम लोग ऐसा इसलिए माने हैं क्योंकि हम लोग को यह तो पता है कि 2P को विभाजित कर रहा है, लेकिन कितना बार में विभाजित कर रहा है नहीं पता है, इसलिए हम लोग मान लिए कि C बार में विभाजित कर रहा है। अब यहाँ पे P का मान आपका 2 से दिया है, तो इस मान को हम लोग रख देंगे इस P की जगह पे। तो चलिए अगले स्लाइड में हम लोग इसको रख देते हैं। तो P का मान रखने पर तो यहाँ पे आपका था, एक बार देख लेते हैं ताकि गलती ना हो। यहाँ पे आप लोग का 2Q² है और P² है, तो इसी प्रकार से आप लोग को लिखना होगा 2Q² बराबर हमने रखा है 2C का स्क्वायर, तो 2Q² बराबर इसका स्क्वायर करिएगा 2 का तो आ जाएगा आपका 4C का स्क्वायर, यह 2 बार में कट जाएगा, तो Q² बराबर 2C²। अब देखिएगा आप लोग यहाँ पे, तो यहाँ 2Q² को विभाजित कर रहा है, यानी कि 2Q को भी विभाजित करेगा। तो जब 2 आप लोग का P को विभाजित कर रहा है, Q को विभाजित कर रहा है, यानी कि HCF P और Q हो जाएगा आप लोग का 2, क्योंकि आप लोग का हमने पहले आपको बतलाया कि 2 जो है वह P को विभाजित कर रहा है। यहाँ पे आपने देखा कि 2 Q को विभाजित कर रहा है। आप लिख दीजिएगा कि यहाँ पे 2Q² को विभाजित कर रहा है, यानी कि 2Q को विभाजित करेगा, यानी कि HCF आप लोग का 2 हो जाएगा। परंतु हमने क्वेश्चन में यह मान्यता किया था, आपको दिखलाएंगे क्वेश्चन कि √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है तथा सहअभाज्य संख्या है। तो सहअभाज्य संख्या का मतलब कि 2 संख्याओं का मसा केवल और केवल HCF जो होता है केवल और केवल एक आ सकता है, एक के अलावा और कोई नहीं आ सकता है, यानी कि यह एक विरोधाभास प्राप्त होता है। विरोधाभास मतलब जो हम मान्यता किए हैं उसके विपरीत। तो हम लिखेंगे कि यह विरोधाभास हमारी गलत मान्यता से प्राप्त हुआ। तो क्या हम लोग मान्यता किए थे कि √2 एक परिमेय संख्या है, यानी कि उसके उल्टा हो जाएगा अतः हम लोग लिख देंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से आपका पूरा सिद्ध हो जाएगा यह वाला प्रश्न। चलिए यह प्रश्न हम आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर से आपको एक बार रिवीजन स्टार्टिंग से करवा देते हैं कि किस प्रकार से इस प्रश्न का हल आप लोग को करना है। तो देखिए आप लोग को सबसे पहले तो √2 अपरिमेय करता है, हम लोग अपरिमेय मान लेते हैं, जहाँ पे √2 बराबर P हो जाएगा। अब P और Q सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या मतलब इन लोग का HCF केवल एक और एक आ सकता है। तो फिर उसके बाद हम लोग बट्टा में जो Q है इसको हम लोग उधर भेज देंगे गुना में, तो Q √2 हो जाएगा और P हो जाएगा। फिर दोनों पक्षों में हम लोग स्क्वायर करेंगे, तो जब √2 का स्क्वायर होगा तो यह केवल 2 निकल जाएगा, यानी 2Q² हो जाएगा और P² हो जाएगा। फिर अगले स्लाइड में हम लोग जाने थे कि ये जो 2Q² है और यह P² में ये जो 2 है इस P² को विभाजित कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यह गुना में है, इधर जाएगा तो यह भागा में आ जाएगा। तो एक कॉन्सेप्ट होता है, मैथ ही का कॉन्सेप्ट है, हम कोई नहीं लगाया है, कि 2P² को विभाजित कर रहा है तब 2P को विभाजित करेगा, या तो कितना बार में विभाजित करेगा यह हमें नहीं मालूम है, इसलिए हम लोग मान लिए कि यह C बार में विभाजित करेगा, यानी P बराबर 2C। तो अब P का मान हम लोग को 2C मिला है, तो यहाँ P की जगह पे हम लोग P का मान रख देंगे। तो P का मान 2C रखने पर हम लोग तो यहाँ 2Q² प्लस 2C² रख दिए, तो स्क्वायर हो जाएगा, 2 बार में यह कट गया, 2 बार में, तो यहाँ पर 2Q² को विभाजित कर रहा है, क्योंकि यह गुना में इधर जाएगा भागा में हो जाएगा, तब 2Q को विभाजित करेगा। तो उस प्रकार से हमें प्राप्त होता है कि HCF PQ का 2 एक HCF प्राप्त होता है, परंतु यह एक विरोधाभास है, क्योंकि हम लोग ये माने थे कि इन लोग का HCF केवल एक और एक होगा और कोई नहीं होगा, परंतु यहाँ पे 2 प्राप्त हो रहा है, यानी कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से आपका पूरा 2011 का हमने कंप्लीट कर लिया। तो चलिए अब अगले ईयर की ओर बढ़ते हैं हम लोग।
तो आपका अगला साल है 2012 का अब हम लोग क्वेश्चन को देखने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। तो 2012 में आप लोग को कुल 2 ही प्रश्न पूछे गए हैं। पहला सिद्ध करें 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, और 135 और 225 का HCF ज्ञात करना है। तो चलिए पहला प्रश्न को हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। तो यहाँ पे जब अपरिमेय कहेगा तो जैसा कि हमने आपको बताया इसके विपरीत में आपको मानना है। तो हम लोग मानेंगे कि माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या हो जाएगा यानी कि 3 + 2√5 बराबर p/q के रूप में यह हो जाएगा, जहाँ q इज़ नॉट इक्वल टू 0 और p और q सहभाज्य संख्या है। ठीक, तो इसमें भी उसी प्रकार से हो जाएगा 2√5 यह थोड़ा सिंपल है। 2√5 हो जाएगा, यह जो 3 है आपका प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, यानी p/q -3। अब बस इतना ही तक लिखना है आपको। अब आपको केवल लिखने का काम करना है। आपका मैथ यहाँ पे बन चुका है। अब आप सोचिए कैसे बन गया है। तो इतना के बाद आप लोग जब देखिएगा तो आप लोग इधर देखिएगा तो यह √5 है। √5 एक अपरिमेय संख्या में मालूम है। अपरिमेय संख्या का जब किसी संख्या से गुणनखंड होता है तो वह भी अपरिमेय होता है, यानी कि इसका जो आपका बायां पक्ष है, यानी यह जो भाग है यह अपरिमेय है, परंतु दायां पक्ष परिमेय संख्या है, क्योंकि p और q को हमने माना है कि यह पूर्णांक है। इस प्रकार से आपका यह जो विरोधाभास है, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय कभी बराबर नहीं हो सकते हैं, इसीलिए हमारा मान्यता गलत है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से आप लोग को लिख देना है। बाकी नोट्स में आपको पूरा लिखा हुआ एकदम फ्रेश मिल जाएगा, जिसको प्रोवाइड कैसे करना है हम आपको लास्ट में बतलाने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का कर रहा है कि 135 और 225 का HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो चलिए इस दूसरे प्रश्न का उत्तर हम लोग जान लेते हैं। प्रश्न संख्या आपका दूसरा कर रहा है कि कितना का आप लोगों का कर रहा है कि 13 आप लोग का 135 और 225 का 135 व 225 का। तो इस HCF को ज्ञात करने के लिए जैसा कि हमने आपको बताया था, पहले साइड में आप लोग कर लीजिएगा इसका पूरा। तो 225 से हम लोग करेंगे तो यह एक बार में हम लोग करेंगे। तो एक बार में यहाँ पे 135 आएगा, 0 आपका 90 निकल जाएगा। अब फिर से 135 को करिएगा 90 के टेबल से, तो 135 फिर एक बार में आप लोग ले जाइएगा तो यहाँ बचेगा 45, नहीं यहाँ पे 90 होगा फिर 45 रहेगा। तो आप 90 को 2 बार में ले जा सकते हैं, यानी 45 आप लोग का HCF आ जाएगा। अब आपको लिखना किस प्रकार से है, तो चूँकि हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बराबर A बराबर BQ + R होता है, तो इसको लिखिएगा आप लोग। हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, तो A आपका है 225, तो 225 बराबर B है 135, 135 इंटू Q आपका है पहली बार में 1, R है आप लोग का 90 लिख दीजिएगा। अब आप लोग को यहाँ वाला चीज़ यहाँ आ जाएगा और यहाँ वाला चीज़ यहाँ आ जाएगा। तो 135 बराबर 90 इंटू कितना बार में ले गए हैं, तो एक बार में इंटू 1 प्लस शेष बचा था हम लोग का 45। फिर आपका यहाँ वाला चीज़ यहाँ चल जाएगा, यहाँ वाला चीज़ यहाँ चल जाएगा। तो 90 बराबर 45 इंटू 2 + 0, तो यहाँ पे 0 आप लोग का आ जाएगा, यानी कि 45 आपका HCF हो जाएगा। तो HCF बराबर आप 45 लिख दीजिए। तो इस प्रकार से आपका जो 2012 में 2 प्रश्न पूछा गया था, 3 + 2√5 और 135 और 225 का पूरा हम लोग याद कर लिए। अब आप लोग को 2013 के कोई प्रश्नों की ओर ले चलते हैं। तो आपका 2013 में कुल कितना 3 प्रश्न पूछे गए हैं आप लोग का। पहला, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा बतलाएं कि आप लोग की परिमेय संख्या 17/8 का दशमलव प्रसार कैसा शांत है या अशांत आप लोग को बतलाना है। फिर है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 15, 12, 21 का HCF व LCM ज्ञात करना है, और 140 के अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। चलिए फटाफट से बताते हैं। वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, इसलिए हम लोग सारा क्वेश्चन नहीं, जो एक तरह का अलग क्वेश्चन आएगा उसे हम कवर करेंगे। तो यह बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा आपको बताना है। तो 17/8 दिया गया है। 8 को आप लोग 2 की पावर 3 के रूप में लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। तो यहाँ पे Q = 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में है, यानी कि यह शांत दशमलव प्रसार है। दूसरा नंबर आपका प्रश्न कर रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 15, 12 और 21 का आपको मस तथा लसक ज्ञात करना है। तो 15, 12 और 21 तीनों का आप लोग को तोड़िएगा पहले। तो 15 का 5 तिहाई 15 हो जाएगा, और फिर आपका
12 का आ जाएगा 3 2 4 2 6 दूनी 12 और 7 या 21। तो आप लोग का तीनों में कॉमन है, यानी कि HCF, तो आप लोग का 3 आ गया, HCF 3। और फिर आपका LCM की हम लोग बात करेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 और 7 6 जा 42, यानी कि आपका LCM 420 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका दूसरा का उत्तर हो जाएगा। और 140 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो यह बहुत ही सिंपल है। इसको आप लोग को किस प्रकार से तोड़ना है हम यहीं पे समझा देते हैं आप लोग को। 140 बराबर इसका जो आप लोग को LCM निकाल लेना है। चलिए नया स्लाइड ले लेते हैं। तो तीसरा नंबर प्रश्न आपका 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो 140 का आप लोग जब LCM निकालिएगा 2 70 2 35 फिर 7 5, यही हो जाएगा। तो आपका 2 पे पावर 2 इंटू 7 इंटू 5, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से आपका 2013 का था ना हमारा, हाँ 2013 का आपका पूरा प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं आप लोग का 2014 के प्रश्नों की ओर। तो आप लोग का 2014 का बोल रहा है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6, 8 और 22 का महत्तम व LCM ज्ञात करना है। तो ये जो √3 वाला है, हमने अभी आपको जो √2 वाला बतलाया था, चलिए दिखला देते कहाँ पे। हाँ, ये √2 वाला हमने अभी आपको बतलाया था। उसी प्रकार से केवल आपको 3 रख देना है, बाकी यह प्रश्न बन जाएगा आप लोग का। तो हम केवल एक प्रश्न आप लोग का इसमें बतला देते हैं कि ये 6, 8 और 22 का महत्तम तथा LCM ज्ञात करना है। तो दूसरा नंबर प्रश्न बराबर 6 बराबर हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, फिर आपका हो जाएगा 8 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 और फिर 22 है तो 22 का 11 इंटू 2, तो 2 तो आपका इसमें कॉमन हो जाएगा। तो HCF हो जाएगा आप लोग का 2 हो जाएगा HCF। और LCM की हम लोग बात करेंगे तो LCM आप लोग का हो जाएगा 3 3 6 दूनी 12 12 दूनी 24 और 24 इंटू जब आप 11 करिएगा तो 24 262 आपका हो जाएगा इसका LCM। तो इस प्रकार से आपका 2 ही मात्र प्रश्न थे 2014 के सेट में। बाकी अब हम लोग बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न संख्या की ओर। तो आपका अगला है 2015 का सेट नंबर A। इसमें आप लोग का प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे तो इसमें कुल आपका 2 प्रश्न दिया गया है, जिसमें तो एक प्रश्न आपका √5 है। जैसा कि हमने बताया कि यह जो प्रश्न है इस तरह का हर साल में ज़रूर पूछता है, तो इसे भी आप √2 जो हमने समझाया उस तरह से बना लीजिएगा। क्योंकि हमने आपको एकदम ढंग से समझा दिया है उसको, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आप बना लीजिएगा, समय भी बचेगा। फिर आपका दूसरा नंबर 2 पात्रों में 204 लीटर 735 लीटर दूध है। पात्र की मध्यम धारिता क्या होगी जो दोनों पात्र में दूध को पूर्ण रूप से माप सके। तो देखिए यहाँ पे मध्यम कर रहा है, यानी कि आपको सीधा साधा HCF निकाल के रख देना है। तो आप लोग को HCF निकालिएगा किस प्रकार से, 504 और 735 का आप लोग को निकालना है महत्तम समवर्तक। तो आपको वही A बराबर BQ + R लगाना होगा। बड़ा संख्या यहाँ पे 735 है, 735 बराबर फिर आपका B है 504, ये इसको आप लोग ले जाइएगा एक बार में ले जाइएगा तो आप लोग का शेषफल बचेगा 231। फिर यहाँ वाला चीज़ यहाँ आ जाएगा 504 आ जाएगा यहाँ पे बराबर 504 और 231 आ जाएगा यहाँ पे इंटू, इसे भी आप लोग को इसे 2 बार में ले जाना होगा और इसका जो आपका HCF शेषफल बचेगा वो हो जाएगा 42। फिर उसके बाद आप लोग का 231 यहाँ पर हो जाएगा 231 बराबर 42, ये 6 बार में आपका जाएगा, नहीं 5 बार में जाएगा आपका। तो जब आप 5 बार में ले जाइएगा तो आपका शेषफल 21 बचेगा। फिर 42 बराबर 21 इंटू 2 इक्वल टू आपका 21 आपका इसका HCF हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको 2015 का 2 क्वेश्चन था हमने कवर करवा लिया। क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया है, आप लोग का अभी बहुत सारा प्रश्न बचा है। जैसा कि हमने बताया आपका कुल 49 प्रश्न बाकी हैं, इसलिए थोड़ा फास्ट हम अभी कर रहे हैं। और आपका कॉन्सेप्ट भी चूँकि हमने समझाया था, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप लोग का अगला है 2016 का सेट। अब हम लोग चलिए आप लोग को लगाने जाते हैं। तो इसमें आप लोग का 2016 में मात्र एक क्वेश्चन पूछा गया इस चैप्टर से, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 8, 9, 25 का मसा लसा निकालना है। तो इसका आप लोग को सबसे पहले तो लिख ले तीनों का तूल लेना होगा आप लोग को, जैसा कि हमने आपको बतलाया। तो 8 आप लोग का आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 आ जाएगा 3 इंटू 3 और आपका 25 आ जाएगा 5 इंटू
5। अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो कॉमन कोई भी नहीं है, तो कॉमन कोई भी नहीं लेता है, तो उस स्थिति में आप लोग को इंटू 1 कर देना चाहिए सब में, क्योंकि इंटू 1 करने से कोई मतलब नहीं पड़ेगा। तो उस हिसाब से आपका HCF 1 हो जाएगा। तो HCF बराबर तो आप लोग 1 लिख दीजिएगा। ठीक, अब आप लोग का बात रहा कि इस LCM का, तो बस सब तीनों को गुना कर दीजिए, क्योंकि आपका HCF कुछ है ही नहीं, तो उससे कोई मतलब पड़ने वाला है नहीं। तो जब आप तीनों को गुना करिएगा तो 8 9 जा 72 और 72 इंटू 25 करिएगा, तो आप लोग आ जाएगा LCM बराबर आपका आ जाएगा 1800। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। अभी भले ही आपको राइटिंग ये गंदा दिखता होगा, लेकिन नोट्स में आपको एकदम फ्रेश जिस प्रकार से आपको एग्ज़ाम में लिखना है, एग्ज़ाम का कॉपी जो मिलता है उसी कॉपी पे नोट्स प्रोवाइड होने वाला है। तो नोट्स कैसे प्राप्त करना है हम वीडियो में बताने वाले हैं। तो अब हम बढ़ते हैं 2017 के सेट की ओर। तो अगला आप लोग का 2017 का सेट हम लोग लगाने वाले हैं। 2017 में आप लोग का कुल 2 प्रश्न पूछा गया है बिहार बोर्ड द्वारा चैप्टर 1 से। तो चलिए इसका हम लोग जान लेते हैं। तो पहला आपका 27/8 का दशमलव प्रसार ज्ञात करना है, और यूक्लिड विभाजन से 867 का 255 का मसा ज्ञात करना है। तो दूसरा क्वेश्चन हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि इस प्रकार का अभी कम से कम 3-4 से प्रश्न हमने बतला दिया है। बाकी आपको नोट्स में इन सभी का हल मिल जाएगा। यदि आपसे नहीं बनता है तो उससे आप मिला करके बना सकते हैं। हम केवल ये पहला का बतला देते हैं। और आप सोचिएगा हम इतना बकाया क्यों है, क्योंकि अभी आप लोग देखिएगा तो 17-18 के बाद 19 से आप लोग का 2 पाली का नियम आ गया है। यानी कि 19 के 2 पेपर, 20 के 2 पेपर, 21 के 2 पेपर, 22 के 2 पेपर, 23 के 2 पेपर, 24 के 2 पेपर, इस प्रकार से आप होने वाला है। यानी कि क्वेश्चन और ज़्यादा आने वाले हैं, इसलिए हम लोग वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं। तो 27/8 का दशमलव प्रसार आप लोग का हो जाएगा 27/2 हो जाएगा। तो 2 का मतलब यह 2 के रूप में है, यानी कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इस प्रकार से आपको केवल दशमलव प्रसार शांत या अशांत है या नहीं है लिखना था। अब आपको 2018 के प्रश्नों की ओर ले चलते हैं। तो आपका अब हम लोग बात करते हैं 2018 के प्रश्न की। तो 2018 में आप लोग का कुल 3 प्रश्न पूछे गए हैं। 3 कौन से प्रश्न हैं? तो पहला यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा 1870 और 225 का महत्तम समावर्तक, बिना भाग दिए बताएं 13 और 343 का दशमलव प्रसार, और सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यह जो सिद्ध करने वाला √3 का प्रश्न है, यह तो आपका 2014 में भी सेम टू सेम पूछा गया था, तो इसे हम लोग नहीं बनाने वाले हैं। और ये जो एल्गोरिथम है तो इसे हम लोग बना लेते हैं। और ये जो भाग वाला है यह तो आप खुद से बना लीजिएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो केवल एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम वाला हम बना लेते हैं। 1870 और 225 कर रहे हैं, तो 1870 बराबर 225। तो यहाँ 22 दूनी 44 66, यहाँ पे 3 बार में हम लोग लेंगे, तो तब पर भी आप लोग का शेषफल जो बचेगा 195 बचने वाला है। फिर यहाँ वाला चीज़ यहाँ पे आ जाएगा, तो 225 बराबर आपका यहाँ वाला चीज़ यहाँ जाएगा 195 इंटू एक बार में आपको लेना होगा, शेषफल बचेगा आपका 30। फिर आप लोग अलग साइड में हम लोग लेते हैं, तो उसके बाद शेषफल आपका 30 बच रहा है, तो फिर 195 बराबर 30 इंटू 6 बार 18 हो जाएगा, तो शेषफल आपका 15 बचेगा। फिर 15 30 यहाँ पे आ जाएगा, 15 यहाँ पे आ जाएगा, 30 बराबर 15 इंटू 2 प्लस 0, तो 15 यहाँ पे आपका आ जाएगा HCF बराबर 15 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग 18 का और प्रश्न 2 का आप उत्तर कर लीजिएगा खुद से। अब हम लोग चलते हैं 19 के प्रश्न की ओर। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि 19 से आप लोग का 2 पाली में प्रश्न शुरू हो चुके हैं, होने वाले हैं। 2 पालियों का मतलब कि आप लोग का 2019 में 2 तरह के प्रश्न रहेंगे। एक थे तो फर्स्ट सीटिंग के प्रश्न रहेंगे और एक दूसरे सेकेंड सीटिंग के। तो चलिए पहले फर्स्ट सीटिंग के प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए आप लोग का जो 2019 का प्रथम पाली है उसमें इस चैप्टर से कुल 4 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें तो आपका 2.47 पे यहाँ पे 12 आपका छूट गया है, 4 और 7 पे 12 है। यहाँ पे 12 को P/Q के रूप में लिखना है। फिर आपका सिद्ध करें 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। 2 संख्या का मस 145, उनका लसा 2175, तो उनका संख्या 725 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा 570 और 1425 का आपको मसा ज्ञात करना है।
तो इसमें देखिए आपको पहला प्रश्न हम लोग बनाने वाले हैं और तीसरा प्रश्न बनाने वाले हैं। बाकी दूसरा और चौथा प्रश्न हमने पहले बनाए रखा है, इसलिए इन दोनों प्रश्नों को हम लोग नहीं बनाने वाले हैं, केवल पहला और तीसरा को। तो चलिए पहला और तीसरा प्रश्न को किस प्रकार से हल करना है हम लोग जान लेते हैं। तो पहला प्रश्न आप लोग का है कि 2.47 पे बाद दिया गया आप लोग का, इसको p/q में बदलना है। तो 9th में इस तरह का प्रश्न आपने हल किया होगा 9th क्लास में, नहीं किया है तो चलिए बतला देते हैं। आपको पर लिख देना माना x बराबर 2.47। अब 47 पे बार दिया गया है, यानी कि यहाँ पे 4 7 रिपीट किया जाएगा, रिपीट होते रहेगा। तो यह आपका x बराबर हमने मान लिया है। फिर उसके बाद इसको हम लोग x बराबर मान लिए हैं। अब इसका मान लेंगे हम लोग समीकरण 1। ठीक, अब एक और हमको समीकरण बनाना होगा। तो एक और समीकरण बनाने के लिए हम लोग जो भी इधर पक्ष है, दोनों पक्ष में हम लोग 100 से गुना कर देंगे। तो चलिए दोनों हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों पक्षों में 100 से गुना करने पर, तो 100 इधर 100x हो जाएगा, 100x बराबर, और इधर की हम लोग बात करेंगे तो इधर आप लोग का पॉइंट के इधर आ जाएगा, यानी 2 4 7 आ जाएगा आप लोग का एक साइड में। तो अगला में हम लोग स्लाइड में लिख देंगे 247.4747। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाइएगा तो आप लोग का आ जाएगा 100x माइनस 1x बराबर, फिर उधर था 2.47 माइनस 2.47। तो इसको आप माइनस करिएगा तो इधर आ जाएगा आप लोग का 99x बराबर में इधर आप लोग का आ जाएगा 245। तो जब आप लोग का कटता नहीं है तो इसी प्रकार से आप लोग को लिख देना रहता है। तो x बराबर 245/99 आप लोग का आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या पहला का। अब प्रश्न संख्या आपका तीसरा कह रहा था कि दो संख्या का मसा 145 लसा 2175, तो एक संख्या 725 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो इस प्रकार का प्रश्न हमने आपको कॉन्सेप्ट में समझाया था। चलिए आपको इसका किस प्रकार से हल करना बतलाते हैं। प्रश्न संख्या आप लोग का कर रहा है तीसरा नंबर, इसको थोड़ा सा मोटा, हाँ। तो प्रश्न संख्या आप लोग का तीसरा नंबर कर रहा है यहाँ पे कि दो संख्या का मसा है 45, यानी कि एचसीएफ बराबर कर रहा है 145 कर रहा है कि 45 कर रहा है, एक बार देख लेते हैं हम लोग। 145 कर रहा है यहाँ पे, तो मसा आप लोग का कर रहा है 145, एलसीएम यानी कि लसा कर रहा है आप लोग का, लसा कर रहा है 2175, ठीक। और आप लोग का एक संख्या कर रहा है 725, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो हमने बतलाया था आपका दो संख्या का गुणनफल बराबर उनका एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। तो एक संख्या तो आपको 725 दिया गया है, 725 आप लोग का एक संख्या दिया गया है, इंटू दूसरी संख्या बी मान लेते हैं, और 145 एचसीएफ है, इंटू आप लोग का 2175 इसका हो जाएगा एलसीएम। तो इसका यह जो गुना में है हम इसे इधर भागा में भेज देंगे। तो b बराबर आप लोग का 145 इंटू 2175/725। जब आप इन्हें कटाइएगा तो यह 725 से ये कट जाएगा आप लोग का 2175 3 बार में कट जाएगा। तो आप 145 को जब 3 से गुना करेंगे तो आपको आ जाएगा 435। तो इस प्रकार से आपका यह प्रश्न का उत्तर निकल के 435 आ गया। और आप लोग का 2019 का जो प्रथम पाली का प्रश्न था वह पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 2019 का द्वितीय पाली के प्रश्न को देखते हैं। तो आपका 2019 का द्वितीय पाली में कुल 3 प्रश्न पूछे गए इस अध्याय से। पहला है आपका 13 और 182 का एक लसा मसा दिया है, एक संख्या 26 दिया है, दूसरी संख्या ज्ञात करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मसा ज्ञात करना है और 3 + 2√5 का परिमेय संख्या ज्ञात करना है, अपरिमेय पता करना है। तो पहला हम केवल बना देते हैं, दूसरा तीसरा आप नोट्स में देख लीजिएगा। तो पहला का हम लोग जब हल करेंगे तो वही पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या वाला फॉर्मूला लगेगा। तो आपका पहली संख्या तो 26 दिया गया है यहाँ पे, पहली संख्या 26 इंटू दूसरी संख्या b बराबर 13 इंटू 182 हो जाएगा, ठीक। तो इसको हम लोग भग्गा में भेजेंगे तो 30 26 हो जाएगा, और 2 बार में यहाँ पे 9 91।
आप लोग का बी बराबर 91 आ जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से आपका 2019 का आप लोग अन्य 2 प्रश्न सेकेंड पाली का हल कर लीजिएगा। अब हम लोग 2020 के प्रश्नों की ओर देख लेते हैं। तो देखिए 2020 का हमने प्रथम पाली और द्वितीय पाली का साथ ही में प्रश्न ले लिया है। प्रथम पाली यहाँ है और द्वितीय पाली यहाँ है। दोनों पालियों को मिला करके आप लोग का कुल 6 प्रश्न पूछा गया है। तो पहला प्रश्न आपका प्रथम पाली की हम लोग बात करें तो 0.16 पे बार को p/q के रूप में लिखना है। यूक्लिड विभाजन से 72 और 10/30 का मासा ज्ञात करना है और 3 + √5 का अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। फिर द्वितीय पाली में आपका 2 संख्या का मासा 18, गुणनफल इतना तो लसा ज्ञात करना है और सिद्ध कर √2 एक अपरिमेय संख्या है और 1.8 को p/q के रूप में लिखना है। तो देखिए दोनों पालियों का जितना भी प्रश्न आप देखिएगा तो उन सभी प्रश्नों को हमने हल कर रखा है पहले ही से। यहाँ पे आपको यह थोड़ा सा अलग तरह का प्रश्न दिखेगा, तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। केवल इस प्रश्न का हम लोग उत्तर आप लोग को बतला देते हैं, तो यहीं पे आपको लोगों को बता देंगे, ज़्यादा इसमें कोई ज़्यादा तामझाम नहीं करना है। तो देखिए कह रहा है कि मासा 18 है, गुणनफल इतना है तो लसा ज्ञात करना है। तो हमने आपको बताया था 2 संख्या का मासा 2 संख्या का गुणनफल बराबर उनका मासा इंटू लसा होता है। तो गुणनफल तो आपका 12,960 दिया गया है, बराबर में मासा दिया है 18 और इंटू लसा आप लोग को ज्ञात करना है। तो 18 गुना में इधर आके आ जाएगा आपका भागा में। तो जब आप 18 को भागा दीजिएगा, जब आप 18 को भागा दीजिएगा किससे, तो 12,960 को से, तो सबसे पहले तो यह आपका 7 बार में जाएगा, 7 बार में फिर 2 बार में आपका जाएगा और आपका 20 जीरो आ जाएगा। तो आपका एलसीएम जो आ जाएगा वो आ जाएगा 720। तो इस प्रकार से आपका 2022 का आप कवर कर लीजिएगा। बाकी जो समझ में नहीं आएगा नोट्स में तो आपको प्रोवाइड कराया ही जाएगा। चलिए फटाफट से 2023 के भी प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। 2020 के बाद अब हम लोग 2021 के प्रश्नों को देखेंगे। तो इस बार भी हमने दोनों को साथ में ले लिया है। पहला 2001 सीटिंग यहाँ पे है, यहाँ आपका सेकेंड सीटिंग है। फर्स्ट सीटिंग में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 255 और 867 का मान निकालना है। रेट सिद्ध करना है 2 + √2 अपरिमेय संख्या है। 2 यहाँ पे 4 पे आपका बार होना चाहिए, बार छूट गया है। 2.4 पे बार को सरलतम रूप में लिखना है और फिर उसके बाद कह रहा है कि 0.12 पे बार को p/q के रूप में लिखना है। फिर सिद्ध करना है कि 5 + √3 अपरिमेय संख्या है। यूक्लिड विभाजन से 231 396 का आपको हल निकालना है। तो इसमें देखिए आपको हम एक प्रश्न इसमें बतलाने वाले हैं। कौन सा आपको बतला दें, यहाँ पे एक तरह का प्रश्न है। एक तो यहाँ पे 2.4 का को भिन्न के रूप में निकलना है, जो कि आपको मान करके x करके लिख लेना होगा। और आपका सेकेंड पाली में पहला जो प्रश्न है आपका कि 0.12 को, तो इसको भी उसी तरह से आपको करना होगा। चलिए दूसरा ही वाला काम आपको बतला देते हैं कि किस प्रकार से इसका हल होगा। तो देखिए इसका यह जो प्रश्न है आप लोग का दूसरा पाली का पहला प्रश्न, उसको हम लोग हल करेंगे अभी। 0.12 पे बार यहाँ पे है आप लोग का, 2 पे केवल बार है, 0.12 पे बार। तो यहाँ पे भी आपको माना करना है, माना x बराबर 0.122222। इस प्रकार से आपको लिख लेना है। फिर आपको दोनों पक्षों में पहले 10 से गुना करना होगा। 10 से गुना करिएगा तो 10x और इधर आ जाएगा आप लोग का 1.2 फिर 2 समीकरण 1 इसको मान लीजिएगा। और फिर 100 से गुना करिएगा 100x, तो आप लोग का आ जाएगा 100x बराबर यहाँ पे आपका जाएगा 12.222। ठीक, अब जब आप एक समीकरण 2 माइनस इसको समीकरण 2 मान लीजिएगा और समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करिएगा तो इधर 100 में से 10 घटेगा तो 90x आ जाएगा। 90x बराबर इधर आप लोग का आ जाएगा 11। तो यहाँ पे x बराबर 11/90 आप लोग का आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग हल कर लीजिएगा अन्य प्रश्नों को। हमने आपको एक जो हमको टफ लगा, थोड़ा सा आपको अलग तरह का प्रश्न लगा, उसका हल बता दिया। अब हम चलते हैं आपको 2021 के बाद 2022 के प्रश्नों की ओर।
फिर आपका अगला प्रश्न अगला है 2022 का। प्रथम पाली में केवल एक प्रश्न पूछा गया है और द्वितीय पाली में 3 प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पे आप द्वितीय पाली का प्रश्न देखिएगा तो सब एकदम बढ़िया प्रश्न है, आप लोग बना लीजिएगा। परंतु प्रथम पाली का थोड़ा सा अलग प्रश्न एक है जो कि बहुत ही सिंपल है। तो चलिए केवल इसी प्रश्न का हमको हल कर देंगे आप लोग का, बाकी आप नोट से अपना बना लीजिएगा। तो इसको PYQ के रूप में लिखना है, बार और कुछ नहीं है। तो सिंपली आप जो पॉइंट उड़ा करके लिखते हैं वैसे लिख देना है। तो 0.0875 इस प्रकार से है बटन में, और फिर इसको पॉइंट उड़ा दीजिएगा आपका। तो पॉइंट दशमलव के बाद 1 2 3 4 गो अंक है तो 4 गो 0 नीचे बैठा दीजिएगा। अब 875 को आप लोग कटाइएगा 5 बार में तो यह हो जाएगा 175, और इसको कटाइएगा तो यह आ जाएगा आपका 2000 5 बार में। फिर 5 बार में यह जाएगा कि 5 बार में इसको ले जाएंगे हम लोग 35 बार में, और यह 5 बार में जाएगा आप लोग का 400 बार में। फिर उसके बाद हम लोग ले जाइएगा इसको 7 बार में, और इसको ले जाइएगा आप लोग 80 बार में। तो 7/80 आपका इसका आंसर हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार से आपका 2022 का प्रश्न दिया गया, कुल 4 थे, एक थे हमने बतला दिया, बाकी आगे का आप लोग स्वयं खुद से कोशिश कर लीजिएगा, नोट्स में आपको बाकी मिल जाएगा। फिर आप लोग का बात करते हैं हम लोग 2023 के दोनों पालियों में केवल एक प्रश्न पूछे गए इस अध्याय से। पहला तो प्रश्न आप लोग बना लीजिएगा। दूसरा प्रश्न हम आपको फटाफट से बतला देते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मौसम व लसक ज्ञात करना है। तो 24 को आप लोग किस प्रकार से बोलिएगा, तो 2 दूनी 4 के बाद में फिर नहीं 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 3 24, ठीक। फिर 36 को आप लोग को तोड़ना होगा। तो 36 को कैसे तोड़िएगा, तो आप लोग 2 दूनी 4 4 3 12 और 12 3 36 इस प्रकार से टूट जाएगा आप लोग का। कॉमन आप लोग देखिएगा तो 2 2 कॉमन निकलेगा, 3 3 कॉमन निकलेगा, यानी HCF बराबर आ जाएगा आपका 2 × 3 = 6 आ जाएगा HCF। और LCM की बात करें हम लोग तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 24 और 24 दूनी 48 48 और 6 बार में हम लोग लीजिएंगे तो 144। तो आपका LCM आ जाएगा यहाँ पे 144। तो अब केवल लास्ट हम लोग पिछले वर्ष का 2024 का हम लोग दोनों पालियों का प्रश्न देखते हैं और आपको बतलाते हैं। तो देखिए 2024 में अन्य प्रश्न ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो दोनों पाली में पूछे गए हैं और एकदम अलग तरह का प्रश्न है। तो उस प्रश्न का हम लोग हल करेंगे। देखिए पहला तो यूक्लिड विभाजन वाला है, यहाँ आप बना लीजिएगा। यह दूसरा प्रश्न जब आप देखिएगा तो यहाँ पे √2 + 2 का इसको होल स्क्वायर कर रहा है, अपर में संख्या है, तो इसे हम लोग बतलाने वाले हैं। बाकी यह जो प्रश्न है इस तरह का द्वितीय पाली और प्रथम पाली दोनों में पूछा गया है, खाली वर्ड थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। तो हम दोनों में से केवल एक का हल करेंगे, बाकी यूक्लिड विभाजन वाला आप खुद से बना लीजिएगा। तो चलिए ये √2 + 2 का होल स्क्वायर इसका हम लोग सिद्ध करते हैं। तो चलिए ये जो आपको प्रश्न है 2 + √2 + 2 का होल स्क्वायर का इसको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग आपको जैसे अपरिमेय में मान्यता जो करना रहता है उसको हम लोग करवे करेंगे, उसमें दो राय नहीं है। तो इसको हम लोग माना कि परिमेय संख्या इतना आप लिख लीजिएगा। बाकी √2 + 2 का होल स्क्वायर बराबर P/Q, जहाँ Q ≠ 0 और P और Q सहभाज्य संख्या है। यहाँ पे अब हम लोग को स्क्वायर करना है। A + B का होल स्क्वायर आप लोग को पता होना चाहिए, A² + B² + 2AB। तो आप इस होल स्क्वायर करिएगा तो √2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर + 2 × A + B बराबर P/Q हो जाएगा। तो √2 का स्क्वायर और 2 + 4 + 2 दूनी 4 √2 बराबर P/Q। फिर जब आप नया पेज हम लोग निकालते हैं तो यहाँ पे आप लोग का सबको गुना आप लोग जोड़िएगा तो 6 + 4 √2 बराबर P/Q हो जाएगा। अब इतना के बाद आप खुद से कर लीजिएगा, जैसे कि 6 प्लस में तो माइनस में भेज दीजिएगा तो 4 √2 बराबर 4 P/Q - 6। अब चूँकि इधर यह आपका हो जाएगा। तो जिस प्रकार से हमने सब प्रश्न आपने बताया कि दायां पक्ष आप लोग का अपरिमेय है और बायां परिमेय, तो उसी प्रकार से इसमें भी आप लोग लिख दीजिएगा। बाकी नोट्स में हम आप लोग को दे देंगे। तो इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा प्रश्न समाप्त हो गया। आप लोग का जितना भी
था चैप्टर 1 का, बिहार बोर्ड का चैप्टर 1 का मैथ का, जो रियल नंबर का 2011 से लेकर के 2024 तक जितना भी प्रश्न पूछा गया था सारा कहाँ लाने को करवा दिया। अब इसका नोट्स का कैसे मिलेगा, तो नोट्स के लिए हमने हमारा एक इंस्टाग्राम का आईडी है हमारे चैनल का, जिसका नाम है एपी लर्निंग, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें आप लोग को फॉलो करके हम लोग को केवल मैसेज करना है, तो आपको पूरा का पूरा नोट्स, क्वेश्चन प्लस आंसर हर एक चीज़ मिल जाएगा। वहीं से आप उसको डाउनलोड करके आप बढ़िया से लिख सकते हैं। बाकी हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको आज का क्लास कैसा लगा। अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम में आप लोग जाइएगा तो हमारा जो चैनल का लोगो है वही चैनल का लोगो आपको प्राप्त होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो नोट्स के लिए आपको टेंशन नहीं करना है, जो प्रश्न हमने नहीं करवाया है वो सब नोट्स में करवाया हुआ है। तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।